आज मैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 203 इंक्लूसिव एजुकेशन में लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। ये लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है लर्निंग और दूसरा है डिसेबिलिटी। लर्निंग मीन्स अधिगम, जिसका अर्थ होता है सीखना, और डिसेबिलिटी मीन्स अक्षमता, जिसका अर्थ है क्षमता का अभाव या क्षमता की अनुपस्थिति। लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1963 में सैमुअल किर्क के द्वारा किया था, जिसमें इन्होंने इसे कई शब्द से परिभाषित किया, जैसे वाक, भाषा, पठन, लेखन, अंकगणितीय प्रक्रियाएं आदि। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का अर्थ है जैसे मस्तिष्क में चोट लगने तथा मस्तिष्क का सुचारू रूप से कार्य करने में अक्षम होने, किसी के द्वारा बोले गए शब्दों को समझने में अक्षम होने, बोलने में असमर्थ होने, लिखने में असमर्थ होने, शब्दों को ठीक प्रकार से ना दिखाई देने के कारण पढ़ने में अक्षम होने, गणितीय संख्याओं में कठिनाई होने आदि से संबंधित होता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी में किसी एक या एक से अधिक कारणों से अधिगम में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ये क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी। अब इसमें रेड्डी, रमार और कुसुमा ने 2003 में अधिगम अक्षमता के विकास को 3 चरणों में विभाजित किया था, जिसमें पहला है हमारा प्रारंभिक चरण, अर्ली पीरियड। प्रारंभिक चरण जो था सन 1802 से 1946 के मध्य रहा है। यह समय लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए बहुत ही कार्यकारी साबित हुआ। इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी प्रत्यय की पहचान एवं विकास इसी समय से आरंभ हुआ था तथा उनके निराकरण हेतु प्रयास किए जाने लगे थे। सेकंड है हमारा रूपांतरण काल, जिसे हम बोलते हैं कन्वर्सन टाइम। इसमें अधिगम अक्षमता एक विशेष अक्षमता के रूप में स्थापित हुई तथा जब अधिगम अक्षमता प्रत्यय का उद्भव हुआ तो इन दोनों के मध्य का संक्रमण का काल ही रूपांतरण काल से संबंधित है। थर्ड है स्थापन काल, जिसे हम बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट पीरियड। ये 60 के दशक में लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित कठिनाई की सामूहिक रूप से पहचान प्राप्ति हुई थी। इस काल में सैमुअल किर्क ने लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द को प्रतिपादित किया और इस काल में लर्निंग डिसेबिलिटी को बड़े उपचार के रूप में स्थापित किया गया। इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन। तो इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पहला है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। इसमें क्या है कि इसमें सामान्यतः लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे जिनकी आईक्यू सामान्य से कम होती है। सेकंड है परसेप्शन एंड मोटर एबिलिटी, प्रत्यक्षीकरण या गामक क्षमता। तो परसेप्शन का संबंध अर्थपूर्ण संवेदना से है। इसमें बालकों में परसेप्शन की समस्या होती है और इन बच्चों में ध्यान का केंद्रीकरण करने या संवेग संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है, बल्कि इन्हें स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों में भी कठिनाई होती है तथा यह अन्य बालकों की अपेक्षा समायोजन, वर्गीकरण, व्यवस्थित करने का कौशल इनमें थोड़ा सा कम होता है। इसके अतिरिक्त इनकी गामक क्षमताएं भी इससे प्रभावित होती है और लिखावट इनकी बहुत अच्छी नहीं होती है तथा चित्रों की पहचान भी इन्हें नहीं हो पाती है। थर्ड है मेटाकॉग्निशन, पराबौद्धिक कौशल। इसमें किसी कार्य को प्रभावकारी ढंग से करने का कौशल या प्रतियों के परिणाम का परीक्षण या समस्याओं का निराकरण आदि शामिल होता है। नेक्स्ट है हमारा व्यवहारगत एवं भावात्मक गुण, बिहेवियर एंड अफेक्टिव प्रॉपर्टीज़। इसमें जो बालक होते हैं उनको थोड़ा सा समायोजन करने में कठिनाई होती है। वे व्यवहार के प्रभाव का आंकलन नहीं कर पाते तथा उनमें भावात्मक बोध का भी अभाव होता है और ये ज़्यादातर दूसरों के साथ नकारात्मक प्रतिक्रिया ही दिखाते हैं। फिफ्थ है हमारा कम्युनिकेशन कैपेसिटी, संप्रेषणीय क्षमता। इसमें ध्वनियों के उच्चारण में कठिनाई होती है, उनमें हल्की सी हकलाहट होती है तथा ये भाषा का सही रूप में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी एंड थिंकिंग एबिलिटी, स्मृति एवं विचारगत क्षमता।
इसमें जो बालक होते हैं ये किसी बात का स्मरण करने में असमर्थ होते हैं, मतलब उन्हें कोई चीज़ याद नहीं रहती हैं और वो बहुत जल्दी उन चीज़ों को भूल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीडिंग लर्निंग एबिलिटी, पाठ्य अधिगम अक्षमता। ये बालक अन्य बालकों की अपेक्षा पठन पाठन में पीछे रह जाते हैं तथा इनमें जो समस्याएं होती हैं वो श्रवण या वाचन आदि कुछ भी हो सकती हैं। तो यहाँ मैंने आप लोगों को लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है और उसकी आइडेंटिफिकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताया है। थैंक यू।